श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। आज प्रारंभिक ज्ञान खंड के तीसरे अध्याय पर हम चर्चा करेंगे। गोल ज्ञान ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का दिव्य साधन। व्रतार्धे स्वस्थिर व्यास रेखोपरि समन्ततः ब्रह्ममाण गण क्षेत्रम जायते गोलेव सह। देखिए, एक अर्ध वृत्त को अगर हम उस अक्ष के चारों ओर घुमाएं तो प्राप्त होने वाली आकृति को गोल कहेंगे। इसका उद्देश्य है, हम आपको गोल ज्ञान से परिचय कराएंगे। हमारा पूरा ब्रह्मांड गोल है और उस गोल के अंदर कोई ग्रह कहाँ है, कौन सा ग्रह कहाँ है, उसकी क्रांति क्या है, नाड़ी व्रत हैं, विषुवत व्रत हैं। देखिए, अगर आपको सिद्धांत का ज्ञान नहीं है तो फिर दो स्कंद व्यर्थ में चले जाते हैं, क्योंकि अगर आपका गणित ही सटीक नहीं है, अनकम्प्लीट है या गणित ही कमज़ोर हैं, तब आपका फलित और आपका संहिता खंड कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले सिद्धांत को सीखना चाहिए, उसके बाद संहिता और फलित पर विचार करना चाहिए। गोल ज्ञान इसी ग्रह गणित के रहस्यों को जानने का वह सूक्ष्म और प्रासंगिक माध्यम है जिसे प्राचीन आचार्यों ने अत्यंत वैज्ञानिक विधि से वर्णित किया है। सरल शब्दों में गोल ज्ञान का अर्थ है गोल से संबंधित ज्ञान। गोल से संबंधित ज्ञान इस वीडियो के अंतर्गत आप प्राप्त करेंगे। हमारे द्वारा लिखी गई पुस्तक में गोल ज्ञान से संबंधित बातों को विस्तार से समझाया गया है। शास्त्रीय परंपरा में गोल को परिभाषित करते हुए गोल परिभाषा ग्रंथ में कहा गया है, वृत्तार्धे स्वस्थिर व्यास रेखोपरि समन्ततः ब्रह्ममाणं घन क्षेत्रम जायते गोलेव सह। इसका अर्थ है, एक स्थिर व्यास रेखा के ऊपर एक अर्ध वृत्त को चारों ओर घुमाने से जो वित्रिमीय घन क्षेत्र बनता है वही गोल है। देखिए, ये एक अर्धवृत्त है। ये अर्धवृत्त हैं और इस अर्धवृत्त को इस अक्ष के परितः घुमाएंगे। इस अक्ष के परितः चारों ओर ऐसे घुमाएंगे तो पहली थोड़ा घुमाया तो यहाँ से चला, ये आकृति हुई, फिर ये आकृति हुई, फिर ये आकृति हुई। ऐसे घुमाते घुमाते जो है पूरा घूमने पर ये गोलाकार आकृति प्राप्त होती हैं। यही हमारा क्या है, आपका गोल है, जिसको गोल संरचना कहते हैं। वह इसी से परिभाषित की जा सकती हैं। गोलीय ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे गोल यंत्र कहते हैं। यह यंत्र प्राचीन आचार्यों की परंपरा में बांस से, बेंत से, लोहे से इसको बनाया जाता था, क्योंकि बांस की खपचियों को बड़ी आसानी से गोलाकार मोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार हम बेंत को भी गर्म करके गोलाकार मोड़ सकते हैं। लोहे से तो किसी भी धातु को तो हम किसी भी आकृति में मोड़ ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भास्कराचार्य ने गोलाध्याय में कहा है, सुसरलवंश शलाकावलय श्लक्ष्णय सचक्रभांके रचेत गोलम गोले शिल्पे चानल्पने पुनो गणक। सुंदर, सरल, चिकनी वृत्ताकार शलाकाओं द्वारा राशि आदि से अंकित गोल की रचना जो शिल्पी गोल बनाने में निपुण हो वह करे। इस यंत्र को हर कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि सभी वृत्तों को एक दूसरे पर कितने डिग्री पर रखना है इसको ध्यान में रखकर बनाना पड़ता है। बीच में पृथ्वी होती है, उसके चारों ओर आकाशीय व्रत होते हैं। क्रांति व्रत हुआ, नाड़ी व्रत हुआ, अहोरात्र व्रत, जो भी व्रत हुए वो सब इसके ऊपर बनाने होते हैं और उसको निश्चित स्वरूप में बनाना पड़ता है। ये यंत्र हैं। अब इसको गोल यंत्र को जो बनाने की विधि है वो यहाँ दी गई है।
जिसके क्रम यहाँ से चालू होते हैं, यहाँ से प्रारंभ होकर ये यहाँ तक की प्रक्रिया में जाते हैं और यहाँ तक की प्रक्रिया में जाने के बाद फिर ये यहाँ से नीचे उतरते हैं। ये प्रक्रिया में इस यंत्र को, गोल यंत्र को बनाने की पूरी विधि दी गई है, जो कि गोल यंत्र बाद में इस आकृति का बन जाता है। इस आकृति बनाने का पूरा एक एक स्वरूप का ज्ञान अगर आप प्राप्त करते हैं तो अंत में इस प्रकार का यंत्र आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। गोलबंदाधिकार, सिद्धांत ग्रंथों में गोलबंदाधिकार का विशेष महत्व है, जहां गोल की संरचना और उसमें कल्पित महाव्रतों का विस्तृत वर्णन है। देखिए, चंद्र, चंद्र के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद मंगल, मंगल के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि आता है। और यहाँ पर पृथ्वी के क्रम से ग्रहों की कक्षा है। सबसे पहले पृथ्वी, उसके बाद चंद्र, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर मंगल, फिर गुरु, फिर शनि। इस प्रकार से इनकी कक्षाएं हैं। सूर्य एक तारा है जो कि स्थिर माना गया है, परंतु यहाँ हम ज्योतिष में पृथ्वी को स्थिर मानकर और सूर्य को चलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पृथ्वी के सबसे नज़दीक है चंद्र की कक्षा है। ये चंद्र इस कक्षा में भ्रमण करता है। अब आप कहेंगे चंद्रमा तो उपग्रह है, तो कहने का अर्थ ये है कि चंद्रमा उपग्रह भले ही हैं, यदि इसको हम ग्रह नहीं मानेंगे तो हमारी तिथि, नक्षत्र, योग और करण की रचना नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने इस चंद्र को ग्रह माना है और पृथ्वी के सापेक्ष इसको चलाया गया है। वैसे भी ये पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है और पृथ्वी सूर्य के भ्रमण करती है, परंतु पृथ्वी को हमने स्थिर मान लिया, चंद्र को चला दिया और सूर्य को चला दिया। उस चंद्र की कक्षा के बाद बुध की कक्षा आती है, बुध की कक्षा के बाद शुक्र की कक्षा, शुक्र के बाद सूर्य की कक्षा, सूर्य के बाद मंगल की कक्षा, फिर गुरु की कक्षा और फिर शनि की कक्षा आती हैं। इस प्रकार सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। देखिए, सबसे पहले पूर्वी क्षितिज में सूर्य के दर्शन हुए हमें, इसलिए प्रथम वार सृष्टि के आदि का वार रविवार हुआ और रविवार के बाद पांचवें क्रम से गिनते जाएंगे तो सभी वारों की प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य से 1, 2, 3, 4 और 5वां चंद्र आया, इससे अगले दिन का वार चंद्र हुआ। चंद्र से फिर 5वां 1, 2, 3, 4 और 5वां मंगल आया, इसलिए उससे अगला दिन मंगलवार हुआ। फिर मंगल से 5, 1, 2, 3, 4 और 5वां बुध आया, इसलिए मंगल के बाद बुधवार हुआ। बुध से गिना 1, 2, 3, 4 और 5 गुरु आया, इसलिए गुरुवार हुआ। गुरु से 5, 1, 2, 3, 4 और 5 शुक्र हुआ, इसलिए अगला वार शुक्रवार हुआ। शुक्र से 5, 1, 2, 3, 4, 5 शनि हुआ, इसलिए सप्ताह का अंतिम वार शनि हुआ। यहाँ वारों की गणना जो है हम रविवार से करेंगे और सप्ताह का अंतिम दिन हमारा शनिवार होगा। ये ग्रह अपनी अपनी गति से अपने अपने पथ में निरंतर भ्रमणशील रहते हैं। देखिए, हमारे गोल ज्ञानोपयोगी जो प्रमुख व्रत एवं पद के अंतर्गत हम भूगोल के ऊपर चर्चा करें तो पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। इन रेखाओं को जो अर्धवृत्ताकार हैं, इनको हम रेखांश कहते हैं ज्योतिष में, और स्कूली पुस्तकों में इनको देशांतर कहते हैं। तो ये रेखांश जो है हमारी ग्रीनविच रेखा जो ये है, इस ग्रीनविच रेखा से प्रारंभ होती है। ये ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री की रेखा है। इससे पूर्व में चलेंगे तो पूर्वी रेखांश होंगे, जिनको हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे पूर्व में चलने को, और पश्चिम में चलने को भी लॉन्गिट्यूड कहेंगे। तो पूर्व में चलने वाला हम ईस्ट कहते हैं पूर्व को, इसलिए या तो ईस्ट लिखेंगे या फिर धनात्मक निशान लगाएंगे, और यहाँ से पश्चिम में चलने वाले को या तो W से निर्देशित करेंगे या ऋण से निर्देशित करेंगे। तो ये रेखाएं पूर्व की तरफ 180 डिग्री तक बढ़ती हैं और पश्चिम की तरफ 180 डिग्री तक बढ़ती हैं, परंतु पश्चिम वाली रेखाएं ऋणात्मक होगी और पूर्व वाली रेखाएं धनात्मक होगी। पूर्व समय में रेखांश की गणना हमारे उज्जैन से की जाती थी, परंतु जब
संपूर्ण विश्व एक हुआ, उस समय विश्व के सभी देशों ने निर्णय लिया कि जहाँ पर कोई देश न आता हो वहाँ से 0 डिग्री रेखांश को नापा जाए। तो ऐसा ग्रीनविच के वहाँ होता है जहाँ पूरा सभी तरफ समुद्र है और कुछ स्थान मान लो थोड़ा सा आता भी है तो उसको एल टाइप शेप में काटकर एक तरफ निकाल दिया गया है कि इससे चाहे ये पूर्व या पश्चिम में है तो भी इसको इस 0 डिग्री के पूर्व या पश्चिम में माना जाए। तो इस प्रकार विश्व के सभी देशों ने मिलकर एक निर्णय लिया और जो पूर्व समय में हमारा 0 डिग्री रेखांश उज्जैन था उसको उठाकर ले गए कहाँ पर, ग्रीनविच स्थान पर। इनको नापने का विधान मैंने आपको बताया। अब अक्षांश रेखाएं, ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा से उत्तर में जो हम अक्षांश नापते हैं तो उनको कहते हैं हम नॉर्थ लेटीट्यूड, और इनको धनात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं या एन से दर्शाते हैं। और इस भूमध्य रेखा से हम यदि दक्षिण में जाते हैं तो उसको एस से दर्शाते हैं या ऋण से दर्शाते हैं। इस प्रकार इन अक्षांशों को कभी बदला नहीं जा सकता है। आप कहेंगे क्यों नहीं बदला जा सकता है? क्योंकि जिस दिन रात और दिन बराबर हो, अर्थात 12 घंटे की रात हो, 12 घंटे का दिन हो, उस दिन आप जो है समतल भूमि पर एक शंकु खड़ा करें 12 अंगुल ऊंचा, 12 अंगुल लंबा एक शंकु खड़ा करेंगे और ठीक उसका मध्याह्न में छाया को मापेंगे। वो छाया जितनी होगी उसको यहाँ से अंगुल में नापेंगे। जितने अंगुल छाया हुई उससे हम अक्षांश को निकाल सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि अक्षांश अपरिवर्तनशील हैं, अक्षांश को बदला नहीं जा सकता है। इसी प्रकार ध्रुव तारे से भी हमारे स्थान का अक्षांश मापा जा सकता है। तो इससे ये है कि ये एक फिक्स नाप है, इसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर आपके स्थान के अक्षांश 24 हैं उत्तर या 24 दक्षिण है तो वो जहाँ तक पृथ्वी रहेगी वही अक्षांश बने रहेंगे। अब देखिए अक्षांश रेखांश की आवश्यकता क्यों हुई? किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए हमें अक्षांश रेखांश की आवश्यकता होती है। अब ये जो हमारा न्यू ऑरलीन्स है या जो भी एक्स बिंदु है, उस नगर का नाम नहीं लेते हैं, ये कोई एक्स बिंदु है जो कहाँ पर स्थित है। तो ये देखिए 0 रेखांश हमारा है, यहाँ से लगा के यहाँ तक इस बिंदु तक की जो दूरी है वो 90 डिग्री है। इसका अर्थ है कि 90 डिग्री वो वेस्ट में है, मतलब पश्चिम में है। ये इसके रेखांश हुए। अब ये कितना ऊपर हैं तो देखिए इसको इससे मिलाया तो इस 0 डिग्री से यहाँ तक की दूरी 30 डिग्री है। इसका अर्थ है कि 30 डिग्री अक्षांश पर हैं। 90 डिग्री तो पश्चिमी देशांतर हुए जिसको रेखांश कहते हैं, और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हैं जो कि एन इनने लिखा है, या धनात्मक से भी इसको दर्शाया जा सकता है। क्षितिज निर्देशांक प्रणाली में हम कहेंगे कि एल्टीट्यूड, उन्नतांश, ग्रह के उन्नतांश को नापा जाता है कि ये आपका एक प्रेक्षक है जो हमारी क्षितिज को देख रहा है। इस क्षितिज रेखा है, इस क्षितिज रेखा से जितना ऊपर कोई ग्रह उठा हुआ होगा उस ग्रह का एल्टीट्यूड कहेंगे, अर्थात उन्नतांश कहेंगे। ग्रह का उन्नतांश कितना है? ये उन्नतांश 90 डिग्री तक नापा जाता है, ये धनात्मक होता है। अब यदि 90 डिग्री से अधिक हो गया तो उसको पश्चिम से नापा जाएगा, पश्चिम से ऊपर की ओर। इसी प्रकार यदि किसी ग्रह का जिसको कह सकते हैं कि आपका एल्टीट्यूड है, उन्नतांश, वो अगर ऋणात्मक हैं, इसका अर्थ है कि वो क्षितिज के नीचे हैं। अब ये उन्नतांश अगर ऋणात्मक हैं, जिसको कहते हैं एल्टीट्यूड, तो वो ग्रह आपको दृष्टिगोचर नहीं होगा। जहाँ तक उन्नतांश धनात्मक नहीं हुए वहाँ तक वो ग्रह दृष्टिगोचर होने वाला नहीं है। इसलिए किसी भी ग्रह का लोप दर्शन निकालने के लिए उस ग्रह का उन्नतांश भी निकाल सकते हैं। जैसे ही उस ग्रह का उन्नतांश धनात्मक में प्रवेश होता है वैसे आप कह दो भाई ये ग्रह दृश्य होने वाला है, दिख रहा है।
आप उसको देखेंगे तो वह ग्रह पूर्व में आपको दृष्टिगोचर हो जाएगा। इसी प्रकार पश्चिम में है ग्रह, तो ग्रह पश्चिम में दृष्टिगोचर हो जाएगा धनात्मक होते ही। अब उन्नतांश हमने नापा है। उन्नतांश ये जो हमारा क्षितिज है, क्षितिज से ऊपर को चलने वाला कोण उन्नतांश है, और ये हमारा नॉर्थ है। उत्तरी बिंदु से आकाश का जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ से घड़ी की दिशा में अगर आप नापते हैं तो इसको दिगंश कहेंगे, एजीमुथ। दिगंश हमेशा आपका 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री अर्थात 0 तक जाएगा। अर्थात आपका जो एजीमुथ है वो एक पूर्ण वृत्ताकार पथ में गति करेगा। इसको क्लॉक की दिशा में नापते हैं। यदि वो 90 डिग्री पर आया तो कहेंगे वो पूर्व दिशा में है। अगर वो 180 डिग्री पर कोई ग्रह का एजीमुथ आया, दिगंश जिसको कहते हैं, दिगंश 180 डिग्री का अर्थ है कि वो दक्षिण दिशा में है। और दिगंश अगर किसी का एजीमुथ अगर आपका 270 डिग्री आया तो वह पश्चिम दिशा में है। इसके बाद 180 और 270 के बीच में आप दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। और जैसे उसका दिगंश अर्थात एजीमुथ 0 डिग्री होता है 360 डिग्री, तो वो उत्तर दिशा में चला जाएगा। इस ग्रहों की स्थिति का ज्ञान करने के लिए इन की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। भूमध्य रेखी निर्देशांक प्रणाली। भूमध्य रेखी निर्देशांक प्रणाली आकाशीय गोले पर किसी खगोलीय पिंड की स्थिति बताने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख प्रणाली है। यह पृथ्वी की भूमध्य रेखा और ध्रुवों के आधार पर बनाई गई हैं, इसलिए इसे भूमध्य रेखी कहा जाता है। आकाशीय भूमध्य रेखा और आकाशीय ध्रुव ये वे बिंदु हैं जहां पृथ्वी की घूर्णन धुरी आकाशीय गोले को काटती है। वसंत विषुव बिंदु यह संदर्भ बिंदु हैं जहां सूर्य हर वर्ष लगभग 21 मार्च को पहुंचता है। 21 मार्च के लगभग जब सायं सूर्य 0 डिग्री पर होता है तब उसे हम बसंत संपात कहते हैं। विषुवांश देखिए, नाड़ी व्रत और क्रांति व्रत जहां एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को वसंत विषु या वसंत संपात कहते हैं। अब यहाँ से कोई ग्रह जितना आगे बढ़ चुका है उस ग्रह को हमारे वसंत या संपात या वसंत विषु बिंदु से उस ग्रह तक की जो दूरी है ये वाली, वो घंटा मिनटों तक में जो मापी जाती हैं उस घंटा मिनट को हम कहेंगे विषुवांश, राइट एक्सटेंशन RAB कहते हैं इसको। अब यहाँ तक की दूरी तो हमारी हो गई क्या, विषुवांश। परंतु ग्रह ठीक यहाँ नहीं होता है, वो या तो ऊपर उठा हुआ होता है या नीचे की ओर दबा हुआ होता है। यदि वो ऊपर की ओर उठा हुआ हो तो धनात्मक क्रांति होगी और नीचे की ओर गया हो तो ऋणात्मक क्रांति होगी। धनात्मक क्रांति को उत्तरा क्रांति भी कहते हैं और ऋणात्मक क्रांति को दक्षिणा क्रांति कहेंगे। उत्तरा क्रांति और दक्षिणा क्रांति, 2 प्रकार की क्रांति होगी। अब यहाँ पर ग्रह चूंकि यहाँ उत्तर में है इसलिए इस ग्रह की क्रांति जो है वो आपकी उत्तरा क्रांति हुई। हमारी नाड़ी व्रत जिसको कहते हैं हम भूमध्य, आकाशीय मध्य जो रेखा है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर, उस आकाशीय मध्य रेखा से जो ग्रह उत्तर की तरफ है उसकी उत्तरा क्रांति होगी और दक्षिणी की तरफ है उसकी दक्षिणा क्रांति होगी। अब इक्लिप्टिक निर्देशांक प्रणाली, ग्रह की जो है निर्देशांक प्रणाली के संबंध में हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर वसंत विषुव संपात हैं। आपका ये इक्लिप्टिक जो व्रत है ये सेलेस्टियल व्रत हैं। इन दोनों का कटान बिंदु हमारा वसंत विषुव संपात है और इस वसंत विषुव संपात से ग्रह जितना
आगे की ओर बढ़ता है, माना वो ग्रह यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी लॉन्गिट्यूड यानी उस ग्रह का भोगांश कहलाएगी। अब यहाँ पर हमारा ग्रह देखिए यहाँ स्थित है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी सीध में ग्रह हैं, इसलिए यहाँ तक की दूरी उस ग्रह का भोगांश कहलाएगा। मान लो ये एक चंद्र हैं, ये चंद्र हैं, तो चंद्र का भोगांश यहाँ तक की दूरी ये जो है चंद्र का भोगांश हुई, और यहाँ से जो ये ऊपर जितना उठा हुआ है उसको कहेंगे लेटीट्यूड अर्थात शर। ये ग्रह का शर होगा, ये वाला जो इस इक्लिप्टिक वृत्त से जितना भी ऊपर उठा हुआ है ग्रह उसको उसका शर कहेंगे, और इस इक्लिप्टिक वृत्त पर जो ग्रह वसंत विषुव संपात से जितना हमारा आगे बढ़ा हुआ है वह उस ग्रह का भोगांश कहलाएगा। स्वदेश पृष्ठ स्थान स्वस्तिक ख मध्य। देखिए कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसके ठीक सिर के ऊपर जो होगा वो ख मध्य या उसको स्वस्तिक कहेंगे, और इस ख मध्य खम बीज है आकाश बीज, और उस आकाश बीज से जो बना है ख मध्य मतलब आकाश का मध्य बिंदु ये रहेगा। और भू केंद्र से स्वदेश को स्पर्श करती हुई एक काल्पनिक रेखा सूत्र आकाश में जहां लगती है वह बिंदु ख मध्य या ख स्वस्तिक कहलाएगा। भूमि पृथ्वी पर जहां कोई व्यक्ति या स्थान स्थित है वह उसका पृष्ठ स्थान या देश कहलाता है, वो जहां स्थित है वो उसका देश कहलाता है। ध्रुव स्थान, देखिए भू केंद्र से ध्रुव नक्षत्रगत रेखा जिस गोल में जहां लगती है वह उस गोल का ध्रुव स्थान कहा जाता है। उत्तर में सौम्य ध्रुव और दक्षिण में याम्य ध्रुव। ये हमारा जो व्रत है वो विषुवत व्रत है। इस विषुवत व्रत से ठीक उत्तर में नॉर्थ सेलेस्टियल पोल होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, और इसके ठीक दक्षिण में साउथ सेलेस्टियल पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव होगा। परंतु ये जो हमारा क्रांति व्रत है, इस क्रांति व्रत के उत्तर में इक्लिप्टिक पोल होगा और साउथ में इक्लिप्टिक पोल होगा। ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। याम्योत्तर व्रत, याम्योत्तर व्रत कहते हैं, याम्य कहते हैं दक्षिण को, और उत्तर मतलब उत्तर दिशा को कहते हैं। जो हमारा हम जैसे खड़े हैं तो हमारे सिर के ऊपर से होकर उत्तर में जाएगा, हमारे पैरों के नीचे आएगा पृथ्वी के नीचे, और दक्षिण में होकर फिर सिर पे आएगा। इसको हम याम्योत्तर व्रत कहेंगे। ये हमारा याम्योत्तर व्रत है। जो हमारा ख मध्य होकर जाता है। अब इसके बाद आता है हमारा पूर्वापर व्रत। पूर्वापर व्रत, ये पूर्वापर व्रत हैं, ये पूर्वापर व्रत हैं। जो हम पूर्व में मुंह करके खड़े हैं तो हमारे सिर के ऊपर से पूर्व में जाएगा और पृथ्वी के नीचे जाएगा, पश्चिम में होकर हमारे सिर पर आएगा। इसको हम पूर्वापर व्रत कहेंगे। ये पूर्वापर व्रत हुआ और ये याम्योत्तर व्रत हुआ। ये दो व्रतों की जानकारी आपको प्राप्त हुई, और ये हमारा होरिजोन अर्थात ये क्षितिज व्रत होगा। इसके अंतर्गत 3 व्रत समाहित किए गए हैं। क्षितिज व्रत, ख मध्य से 90 डिग्री की दूरी पर निर्मित व्रत को क्षितिज व्रत कहते हैं। यह व्रत हैं जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए होते हैं। हम जैसे पूर्व में देखते हैं तो आकाश और पृथ्वी मिली हुई होती है, जहां से सूर्य निकलता हुआ दिखता है। वहां से लगाकर जहां सूर्य अस्त होता हुआ दिखे वहां तक पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर होकर जो व्रत खींचा जाता है वह ही हमारा क्षितिज व्रत है। और यह क्षितिज व्रत इस ख मध्य से 90 डिग्री के कोण पर होता है। नाड़ी व्रत, विषुव व्रत, ध्रुव स्थान से 90 डिग्री की त्रिज्या द्वारा निर्मित व्रत को नाड़ी व्रत कहते हैं। ध्रुव स्थान है ये
और ये यहाँ से जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए स्थित हैं वो ये नाड़ी व्रत हैं। नाड़ी व्रत और विषुवत व्रत भी उसी को कहते हैं। जो हम नाड़ी व्रत कह रहे हैं वही विषुवत व्रत हैं, अर्थात जो आकाश मध्य का व्रत हैं वही नाड़ी व्रत और विषुवत व्रत हैं। निरक्ष देश, नाड़ी व्रत के धरातल देश को निरक्ष देश कहते हैं, जहाँ अक्षांश शून्य होता है। लंका, श्रीलंका को प्राचीन ज्योतिष में निरक्ष देश में स्थित माना जाता था। देखिए, हम माना कि यहाँ खड़े हैं तो ऊपर वाले जितने भी हैं वो अक्ष देश कहलाएंगे, और इससे जो नीचे वाले देश हैं वो सब निरक्ष देश कहलाएंगे। जैसे लंका पूर्व समय में 0 डिग्री के नीचे मानी जाती थी तो उसको निरक्ष देश कहते थे लंका को। गोल संधि, कोई भी 2 व्रत होते हैं तो वो एक दूसरे को 2 बिंदुओं से अधिक बिंदुओं पर नहीं काटते हैं। 2 व्रत हमेशा ही हमारे ज्यामिति की परिभाषा के अंतर्गत आता है कि कोई भी 2 व्रत एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर ही काट सकते हैं, उससे अधिक बिंदुओं पर नहीं काट सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा एक ये व्रत है, ये क्रांति व्रत है, लाल वाला जो हमारा क्रांति व्रत, और ये है हमारा विषुवत व्रत। तो ये एक तो इस बिंदु पर काटता है और एक इस बिंदु पर काटता है। तो जहां यहां काटता है उसको तो सायन मेष बिंदु कहते हैं, और दूसरा जो जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को हम सायन तुला कहते हैं। तो सायन मेष और सायन तुला, ये हमारी गोल संधि भी कहते हैं इनको, उत्तर गोल संधि और दक्षिण गोल संधि। ये विमंडल अपनी गति अनुसार चंद्रादि ग्रह जिस व्रत में घूमते हैं उस व्रत को, उस ग्रह का विमंडल कहते हैं। प्रत्येक ग्रह का विमंडल अलग होता है। जैसे हम लेते हैं कि यहाँ पर विनस है, शुक्र है, ये इस मार्ग में भ्रमण कर रहा है तो ये इसका क्या कहलाएगा, विमंडल। इसी प्रकार हम लेते हैं सैटर्न, शनि, ये इस मार्ग में भ्रमण कर रहा है तो ये इसका विमंडल कहलाएगा। प्रत्येक ग्रह अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं, उसको उस ग्रह का विमंडल कहा जाता है। पात, विमंडल और क्रांति व्रत के संपात को पात कहते हैं। चंद्रमा के विमंडल के दोनों संपात राहु और केतु हैं। देखिए, ये चंद्रमा यहाँ भ्रमण कर रहा है और हमारी पृथ्वी यहाँ भ्रमण कर रही है, तो इसका एक कटान बिंदु राहु होगा और दूसरा कटान बिंदु केतु होगा। इस प्रकार पात का निर्धारण किया जाता है। देखिए, ये है हमारा क्षितिज व्रत और ये है हमारा क्रांति व्रत, ये है हमारा याम्योत्तर व्रत। इन 3 व्रतों के द्वारा हम हमारे लग्न और चतुर्थ, सप्तम, दशम भावों का हम अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, जहाँ पर ये हमारा क्षितिज व्रत है और ये हमारा क्रांति व्रत है, ये दोनों जहाँ काटते हैं वहाँ प्रथम लग्न होता है, और ये जब आगे चलते हैं तो जहाँ पर याम्योत्तर व्रत और हमारा क्रांति व्रत जहाँ काटते हैं वहाँ पर चतुर्थ लग्न होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो जहाँ पर हमारा क्षितिज व्रत और क्रांति व्रत काटते हैं उसको सप्तम लग्न कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो याम्योत्तर व्रत और क्रांति व्रत जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसको दशम लग्न कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में अगर हम समझें तो प्रातः काल पूर्व दिशा में देखने पर हमारा लग्न होगा। उसके बाद नीचे जाएंगे तो हमारा पैर के नीचे चौथा लग्न होगा, और फिर हम और पीछे जाकर ठीक सूर्यास्त पर जाएंगे तो वहाँ पर हमारा सप्तम लग्न होगा, और फिर खड़े होकर ऊपर आएंगे स्वस्तिक में सिर के ऊपर तो वहाँ दशम लग्न होगा, जिसको कह सकते हैं पूर्वापर व्रत। पूर्वापर व्रत में
ठीक पूर्व में जो बिंदु हैं उसको हम लग्न कहेंगे। ठीक पैरों के नीचे जो हमारा राशि पड़ती है उसको चतुर्थ कहेंगे। और ठीक जो पश्चिम बिंदु है क्षितिज का उसको हम सप्तम लग्न कहेंगे। और ठीक जो स्वस्तिक में जो राशि है उसको हम दशम लग्न कहेंगे। इस प्रकार भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, भास्कराचार्य ने गोलाध्याय में गोल के ज्ञान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। भास्कराचार्य ने गोलाध्याय जो सिद्धांत शिरोमणि लिखी उसी का एक गोलाध्याय भी है और उसमें उनने इस गोल ज्ञान को महत्वपूर्ण बताया। वे कहते हैं कि ग्रहों के गणित की उत्पत्ति के बिना कोई भी गणितज्ञ विद्वानों की सभा में दक्षता को प्राप्त नहीं कर सकता है। गोले सा विमला करामल कवत प्रत्यक्ष तो दृश्यते तस्मादस्म्युपपत्ति बोध विधये गोल प्रबंधोद्यतः। अर्थात गोल ज्ञान से गणित की उत्पत्ति हाथ में रखे आंवले के फल की तरह निर्मल और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। फलित ज्योतिष में गोल का आधार आचार्य स्पष्ट करते हैं कि फलित ज्योतिष का मुख्य आधार लग्न होता है। लग्न की शुद्धता स्पष्ट ग्रहों पर निर्भर करती है और स्पष्ट ग्रहों का ज्ञान गोल निरूपणाध्यात्मक उपपत्ति के अधीन होता है। सबसे पहले गणित, गणित के बाद गोल, गोल के बाद स्पष्ट ग्रह, स्पष्ट ग्रह के बाद लग्न और शुभाशुभ फलादेश। जहाँ तक आपको गणित का गोलाध्याय का ज्ञान नहीं होगा वहाँ तक शुद्ध गणित नहीं होगी। शुद्ध गणित नहीं होगी तो आप स्पष्ट ग्रह शुद्ध नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट ग्रह शुद्ध नहीं होंगे तो लग्न स्पष्ट शुद्ध नहीं आएगा। आप कहेंगे कि ग्रहों से लग्न का क्या संबंध है? भाई, सूर्य स्पष्ट शुद्ध होगा तो ही तो लग्न स्पष्ट शुद्ध आएगा। अगर सूर्य स्पष्ट या शुद्ध हुआ तो लग्न स्पष्ट भी अशुद्ध आएगा। और जब लग्न स्पष्ट शुद्ध होगा तो ही आप उन ग्रहों के फलाफल पर विचार कर पाएंगे। सबसे पहले गणित, गणित के बाद गोलाध्याय, गोलाध्याय के बाद स्पष्ट ग्रह, फिर लग्न और उसके बाद फलादेश पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः।